So, welcome to Commerce Gyan Misraji classes, and this is the lecture number 4 of the chapter Business Environment. तो ये हमारा लास्ट क्या लेक्चर होगा इस वीडियो के ऊपर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा केस स्टडीज़ ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये लास्ट जो पोर्शन है वो बेसिकली बेस्ड है हमारा NEP 1991। अब NEP 1991 है क्या? तो NEP 1991 का मतलब हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। अब इसके अंदर हम लोग को काफ़ी कुछ जानना है, जैसे ये NEP है क्या, ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ NEP 1991। फिर हम कोशिश करेंगे जानने का कि इसके ब्रांचेस या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कितने होते हैं, और लास्टली हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस NEP 1991 का आखिर हमारे बिजनेस पे, इंडियन बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट अगेन, इफ़ you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. So let we move on the topic. So न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब हो गया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में आर्थिक उदारीकरण के नाम से भी जानते हैं। या जो इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट पे टैरिफ ला दिया गया था, अर्थात सीमा शुल्क जो पहले से इम्पोज किया हुआ था उसमें रिलैक्सेशन देना, और साथ ही साथ प्राइवेट या जो फॉरेन कंपनीज़ है उनको बढ़ावा देना इंडियन मार्केट्स में। इसके अलावे देश को प्रगति और आर्थिक स्थिति को ठीक और मजबूत करने के लिए जो टैक्सेस है उसमें काफ़ी कुछ रियायत दी गई। तो ये तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हु इज़ द वर्ड फादर ऑफ NEP 1991। सो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, इन्हें ही NEP दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का जनक अर्थात पिता अर्थात फादर माना जाता है, जिन्होंने NEP को सन 1991 के जुलाई महीने के 24 तारीख को इंट्रोड्यूस किया। जिसका मुख्य मकसद क्या था? तो उस समय जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ था उसके दर को कम करना, मीन्स उसके दर में कमी लाना। साथ ही साथ जो ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया में एक हमारा जो इंडियन मार्केट है, जो काफ़ी विशाल मार्केट के नाम से जाना जाता है, उसको बूस्ट अप करना। इसके अलावे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा तेज़ी लाना। इसके अलावे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स छुपे हुए थे NEP 1991 का। अब हम बात करते हैं कि आखिर कितने ब्रांचेस हैं, या हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ NEP आर देयर, या क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर कितने कंपोनेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। तो बेसिकली इसका 3 पार्टीशन किया गया। पहला हो गया हमारा लिबरलाइजेशन, दूसरा हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन है क्या? तो 1991 के पहले की अगर बात करें तो उस समय MNCs को भारत में आने से रोकने के लिए काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस, मींस लाइसेंस एंड कोटाज वगैरह थोप दिया गया था। नतीजन ये हुआ कि जो MNCs हमारे देश में आकर के ट्रेड करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सुधार लाया गया, उसका मकसद ही था कि ये जो बंदिशें हैं, इस बंदिशों को हटाना है।
तो लिबरलाइजेशन का मतलब ही हो गया रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सच एज लाइसेंस एंड कोटा। तो लिबरलाइजेशन का मकसद ही क्या है कि जो अननेसेसरी हम क्या रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं, जो कंट्रोल रखे हैं, जिसके कारण बाहर देश के क्या कंपनीज हमारे देश में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो प्रवेश पे, एंट्री पे जो हम बैन करके रखे हैं, उस रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही मुख्य मकसद था लिबरलाइजेशन का। अब बात उठा कि इंडियन कंपनी कैसे लिबरलाइज्ड हो पाया। तो पहला तो है रिमूवल ऑफ लाइसेंस। तो जितने भी लाइसेंस थे उसको हटा दिया गया। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस मैन चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने या कमाना जो भी, तो उनको पूरा फ्रीडम दे दिया गया कि आप अपने इच्छा अनुसार बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीडम इन प्राइस फिक्सेशन। इन लोगों को खुला छूट मिल गया कि आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। जो टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ऐसे में इंडियन मार्केट के जो कंपिटिटर्स होते थे या इंडियन ब्रांड्स जो होते थे, वो एमएनसी से compete नहीं कर पाते थे। ऐसे में रेट्स को क्या किया गया, थोड़ा कम कर दिया गया, जिससे वो एमएनसीज के प्रोडक्ट से कंपटीशन कर पाएँ। नेक्स्ट फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ इन लोगों को क्या मूवमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज का है उसके लिए पूरा आज़ादी दे दिया गया। तो ये तो बात हुआ लिबरलाइजेशन का। बात करते हैं अब दूसरे, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन है क्या, अगर हम ध्यान से समझें तो नाम में ही लगभग हमें क्लियर हो जा रहा है कि हमारे जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको धीरे धीरे क्या करना, प्राइवेट इंडिविजुअल मालिकों के हाथ में डाल देना या प्राइवेटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया प्रोवाइडिंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर बाय डिक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर। अब ये पॉसिबल कैसे किया जा सका, तो इसके लिए दो उपाय खोजा गया। एक तो था डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट का फंडा क्या है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि सपोज़ एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके जितने शेयर्स हैं उसमें एक प्राइवेट कंपनी क्या करता है, वो मोर देन 50%, दैट इज़ मिनिमम 51% जैसे ही इन्वेस्ट करता है। ऐसे में पूरा कंट्रोल, ऑनरशिप कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर से उठ करके किसके हाथों में आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर वालों के। तो ये तो एक तरीका था डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू PSUs दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कमा करके प्राइवेट फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा जो सिख PSUs थे, मींस जो बहुत ही वीक मेरे PSUs थे, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, तो उनके लिए BIFR का गठन किया गया। अब BIFR क्या है, तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसिंग रिकंस्ट्रक्शन, जिसका काम ही होता था कि रिवाइवल करेंगे सिख PSUs का। ये तो फंडा हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द लास्ट वन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पूरा जितना भी संसार में देश उपस्थित हैं वो सभी देश एक हो जाना। अब ये पॉसिबल कैसे है, तो पॉसिबल तभी है जब वहाँ पे फ्री ट्रेड का एक मौका मिले, मीन्स किसी प्रकार का कोई रोकथाम ना हो, कोई भी देश में कोई भी कंपनी कहीं पे भी जा कर के अपने मनमानी तरीके से क्या बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हो। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स विश्व में जितने भी देश के इकोनॉमी हैं उनका एक हो जाना। ठीक है, अब ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, जो इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाकर, या फेरा दैट इज़ नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको चेंज कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट दैट इज़ फेमा में। और इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी जो था उसको उठा दिया गया, साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटीज़ का जो टैक्स रेट था उसको कम कर दिया गया, जिससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल पाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट ब्रांचेस, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स और ऑफ व्हाट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 दैट इज़ NEP 1991। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज़ द लास्ट वन दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ व्हाट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑन इंडियन बिजनेसेस, या दूसरे तरह से अगर पूछा जाए तो इफ़ेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मार्केट। अब इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है रामा मोल इन। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसे भी जानते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स का। अब इसमें जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा पहला वर्ड है रामा। सो RA फॉर क्या, सो RA फॉर हो गया हमारा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल वर्ड इन्वायरमेंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। भाई अब ये क्या है, तो अगर बात करें सन 1991 के पहले के कंडीशंस का, तो इंडियन मार्केट बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। ऐसे में जो टेक्नोलॉजी हुआ करता था वो मोर और लेस क्या अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा होता था। बट जब 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, पॉलिसी नया आया, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। अब समस्या ये था हमारे इंडियन ब्रांड्स के सामने कि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द कट थ्रोट कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड, then you have to but keep changing the upgradation of your best technology in compare of the others companies। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है या दूसरे कंपटीटर से compete करना है या आपको विश्व के नामी गिरामी कंपनियों में एक होना है, तो आपको आज के डेट पे जो विश्व में सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है आपको उसका इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। अब इसके कारण क्या हुआ, जो 1991 में जो पॉलिसी आया, इसके कारण क्या हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ा वो काफ़ी तेज़ी से एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस ला दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MA। इससे हो गया क्या, मार्केट ओरिएंटेशन। सो मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, अब ये मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब हो गया, अगर कंपेयर करें बिफोर और आफ्टर में, तो पहले जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता था मार्केट ओरिएंटेशन के लिए दैट वाज सेलिंग कॉन्सेप्ट। माल तैयार करना है और कस्टमर्स को बेच देना है। बट आफ्टर 1991 कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। नतीजा ये कि एक दूसरे को क्या पीछे करने के होड़ में सभी कंपनियों को ये तो समझ में आ गया कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड देन यू कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म मार्केट। सो ऐसे में कंपनियों ने जो सेलिंग कॉन्सेप्ट का ढांचा था उसे छोड़ करके दूसरे कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है उसके तरफ झुकाव बढ़ाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, MOL दैट इज मोल। सो MO फॉर क्या होगा हमारा, MO फॉर हो गया मोर डिमांडिंग कस्टमर्स।
बात करें बिफोर 1991 का, तो फिर वही बात कि 1991 के पहले कोई एमएनसीज हमारे इंडियन मार्केट में आ नहीं सकता था। मीन्स उस समय प्रोड्यूसर ही किंग पिन था, जो माल तैयार करे वही बेचता था। नतीजा ये होता था कि कंपटीशन बहुत कम, प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ बहुत कम, नतीजन कंज्यूमर्स बहुत लिमिटेड होते थे। बट आफ्टर द चेंजेस इन 1991 के बाद जो चेंजेस आया, उसमें जब एमएनसीज को मौका मिला इंडियन मार्केट में उतरने का, फ़ायदा ये हुआ कि एक कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी तरह के वैरायटीज़ या बोल सकते हो डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट मिलना चालू हो गए। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर्स धीरे धीरे इन लोगों की तरफ अपना झुकाव बढ़ाने लगे। ऐसे में कस्टमर्स जो एक लिमिटेड एरिया का था, आज वैश्विक या बोल सकते हो ग्लोबलाइज हो गया। नतीजन ये कि जो हमारा कंज्यूमर्स पहले होता था, उससे कई 100 गुना कंज्यूमर्स आज के डेट पे बढ़ गया। सो कह सकते हैं कि नाउ द कंज्यूमर बिकम्स द किंग पिन ऑफ वर्ल्ड टुडेज मार्केट। इसीलिए जितने भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन तैयार किया, जो प्रोडक्शन किया, वो बेसिकली उनका जो मोटो होता था, कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के नीड, उनके वांट्स, उसके डिजायर्स के ऊपर ही बेस्ड होकर के हुआ करता है। नेक्स्ट अगर बात करें लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब 1991 के पहले क्या होता था कि जितने भी पीएसयूज होते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते थे, तो अगर उनको कोई नुकसान होता था, लॉस होता था, तो ऐसे में क्या एक गवर्नमेंट फंड आ जाता था और उस गवर्नमेंट फंड के थ्रू क्या उस नुकसान को का भरपाई कर दिया जाता था। बट 1991 के बाद डिसीजन लिया गया कि पीएसयूज को खुद सरवाइव करना पड़ेगा। मीन्स उनके पास जो भी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए और जो लॉस है उसका भरपाई आप खुद कीजिए, अदरवाइज क्या उस पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। मीन्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हमारा है क्या, इन। सो इन में हमारा आई फॉर हो गया इंक्रीजिंग कंपटीशन। सो ये नेचुरल है कि जब हम एक देश का बात कर रहे हैं 91, तो ऑब्वियसली कंपटीशंस हमारे इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही सीमित था। बट जैसे ही 1991 का पॉलिसी रिफॉर्म किया गया, ग्लोबलाइजेशन को एक शक्ति मिला। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण जितने भी एमएनसीज हैं वो हमारे इंडिया में एंटर हो पाए। नतीजा ये हुआ कि जो एमएनसीज हमारे देश में आए, उनके कारण एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कई 100 ब्रांड्स उतर गए। ऐसे में कंपटीशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो आज के डेट पे जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, उनका जो सोच है गुड्स को तैयार करने का, वो भी बदल गया। नतीजा ये हुआ कि आज जो भी गुड्स को तैयार किया जाता है, उसके पीछे पीछे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के नीड्स या उनके डिजायर्स को सेटिस्फाई करना पहला धर्म माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज एन। सो एन फॉर हो गया नेसेसिटी फॉर चेंजेस। अब 1991 के पहले याद ही होगा, 1977 के करीब एमएनसीज को रोकने के लिए कुछ पॉलिसी लाया गया, जिसके कारण एमएनसी को इंडियन मार्केट से दूर कर दिया गया। उसके बाद एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस आया
पॉलिसी बनाया और उसी पॉलिसी पर क्या हमारा देश चलता रहा। बट कहा जाता है वक्त समय के साथ साथ बदलाव मांगता है, अर्थात इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए भारत को कुछ नए कदमों के लिए अग्रसर होना पड़ा। और इसी अग्रसरता में कह सकते हैं कि भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया एनईपी के थ्रू। सो कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। एंड द लास्ट वन इज एंड फॉर नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ये क्या ज़रूरत पड़ गया? तो 1991 के पहले जो हमारे इंडियन वर्ड बिजनेसेस होता था उसमें जो लोग काम करते थे वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं होते थे। इन एडिक्वेट ट्रेंड एम्प्लॉय भी क्या करते थे उस समय, रोज़गार करते थे और क्या प्रोडक्शन में हाथ बढ़ाते थे या बिजनेस एक्टिविटीज़ में हाथ बढ़ाया करते थे। बट जब 1991 का रिफॉर्म हुआ उसके बाद वर्ल्ड लेवल का या वर्ल्ड क्लास कंपटीशन आ गया। अब दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे जो इनएडिक्वेट या अनस्किल्ड लेबर्स थे वो काफ़ी पीछे पिछड़ जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि इन सभी कंपनियों को, इन सभी बिजनेसेस को ये देखना पड़ा कि किस प्रकार हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप किया जाए, उसको ट्रेंड किया जाए, उसको स्किल बनाया जाए। Otherwise, they are not capable to compete with the globalized market. So this is all about what the new economic policy 1991